जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक फार्मर हमारे खिदमत में हाज़िर हुए और कुछ प्लान करना चाह रहे थे वो डेयरी फार्मिंग के हवाले से। तो हमारी कोशिश होती है कि इस किस्म की जो मीटिंग्स हैं उसमें जो नतीजा निकलता है वो हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि हर फार्मर जो आता है वो कोई ना कोई प्लान लेकर आता है और फिर उस प्लान में हम कोशिश करके उसको एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे एक्सपीरियंस में होती हैं वो उनके एक्सपीरियंस में लेकर आते हैं। तो अब अक्सर ये देखा है कि जो प्लान फार्मर लेके आते हैं, जब वो वापस जाते हैं वो प्लान फिर वो रहते नहीं हैं, क्योंकि कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम उनके इल्म में लेकर आते हैं तो फिर उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ जाता है। तो एक तो वो तमाम अहबाब जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, देखें लोग मैसेजेस पे रब्ता करते हैं। देखिए अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बंदे से मैसेजेस पे रब्ता करके आप इतना बड़ा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फील्ड के जो काम वाले बंदे हैं, जैसे मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरी तरह और बहुत सारे अहबाब हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं। आप उनके साथ बैठें, उनको चाय पे बुलाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके पास चले जाएं, फिर आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको फार्मिंग करनी है तो कैसे करनी है। अच्छा जी, अब मैं ये साहब जो आए हैं ये गुजरावाला से आए हैं। मैं बाकी डिटेल्स तो खैर आपसे इनकी शेयर नहीं करूंगा। ये इनका ऑलरेडी काम क्या है कि ये भैंसें ले लेते हैं और तकरीबन कोई 125 के करीब भैंसें इनके पास मौजूद हैं। ये उनको प्रेग्नेंट करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। ये चाहते ये हैं कि साथ में एक गायों का सेटअप लगाया जाए, तो गायों का जो दूध है वो उसको मार्केट में सेल करें, गायों में अच्छे नस्ल के टीके रखवा के ये अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करें। तो ये टारगेट बेसिकली ये लेकर आए थे। तो ये चाहते थे कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया जाए और चूंकि भैंसें बिक रही हैं तो भैंसों से जो प्रॉफिट आएगा वो उसी से अपने सेटअप को उठाएंगे। वो चाहते रहे को हल्का फुल्का सेट बना लिया जाए, उसमें कुछ चंद जानवर रख लिए जाएं और फिर वहां से हम अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करते करते आगे चले जाएंगे। अब मैंने इनको ये बताया कि आपका जो एजेंडा है वो ठीक है, अगर आप इस तरतीब पे चलना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वो चाहते थे कि जो पाकिस्तान की 100% प्योर गाय है, साहिवाल है, चोलिस्तान है, उसको लेकर आए और आगे उसमें टीके रख के हम आगे क्रॉस को इम्प्रूव करते जाएं। तो पहले तो मैंने उनको ये मना किया कि हमें अपनी जो पाकिस्तान की जो प्योर ब्रीड है साहिवाल, उसमें आगे क्रॉस के या फ्रीजन के टीके नहीं रखने चाहिए। इसी तरह चोलिस्तान में भी नहीं रखने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मैंने ये बताया कि जहां से भी आपको प्योर साहिवाल या प्योर चोलिस्तान मिलेगी तो आपको जो रेट लगेगा वो शौक का रेट लगेगा। शौक समझते हैं ना, मतलब बंदा शौक से काम करता है, क्योंकि साहिवाल अब शौकीन लोगों के पास है, चोलिस्तान भी अब शौकीन लोगों के पास है। तो अगर आप उनसे लेते हो, अव्वल तो अगर आप 50 एनिमल रखना चाहते हो तो 50 साहिवाल कहाँ से लेनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 50 प्योर चोलिस्तानी कहाँ से लेनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर वो किस रेट पे मिलेंगी, फिर आप उनको ला के उसमें वलैती टीका रख के इनसे आगे नस्ल इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे पास तो पहले चोलिस्तानी और साहिवाल थोड़ी रह गई हैं। तो ये तो मैंने उनको एडवाइस नहीं किया। ये होगी नंबर वन। नंबर टू, मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान की कोई सी भी देसी ब्रीड लेकर आते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसमें से टीके रख के आगे आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो मैंने उनको ये अर्ज की कि आपको बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट में जेब से पैसे डालने पड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इन जानवरों का जो लैक्टेशन का सूए का दूध है वो कम है, जो बहुत जल्दी ये अपना खर्चा उठाने से कासिर हो जाती हैं। फिर आपको इनके अंदर पैसे इंजेक्ट करने हैं, बार बार करने हैं। तो डिपेंड ये करता है कि क्या आप इसमें एक दफ़ा पैसा इंजेक्ट कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, 5 महीने कर सकते हो, फैसला आपका है। तीसरे नंबर पे जो ये शेड बनाना चाहते हैं, मैंने इनसे अर्ज किया कि आपको शेड अच्छा ही बनाना है। बेशक उसमें देसी गैया रखें, बेशक क्रॉस की गैया रखें। उसकी वजह यह है कि जब आज आपने किसी जगह पे एक मामूली सी अरेंजमेंट कर ली, आप इस एनिमल्स में जो भी लेकर आते हो उसमें आपने टीके रखने हैं, आप उस टीके रख के आगे नस्ल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आज से 3-4 साल बाद आपके फार्म पे ऐसी ब्रीड खड़ी होगी जिसको पूरा वलैती गायों वाला प्रोटोकॉल चाहिए होगा, जिसको गर्मी में पंखे और शावर्स चाहिए होंगे, जिसको गर्मी में वेंटिलेटेड शेड चाहिए होगा। आज बना लेंगे तो ठीक है, 4 साल बाद आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि फिर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं कि जगह कहाँ से होगी, पहले जानवर किधर जाएंगे, क्या मैपिंग होगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप चाहे
जानवर देसी रखें, क्रॉस के रखें, जो भी रखें, अपने शेड को बनाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आज से 3-4 साल बाद ये शेड जो आपके बेहतर क्वालिटी के जानवर होंगे उनके लिए भी इक्वली गुड होना चाहिए। शेड बार बार सर नहीं बनते, और आज जिस रेट पे आप शेड बना रहे हो, आज से 4 साल बाद उस रेट पे शेड भी नहीं बनेगा। हमने 2020 के स्टार्ट में शेड बनाया था तो हमें 660 रुपये स्क्वायर फुट में बनाया था। हमने 2019 में शेड बनाया था तो 400 रुपया स्क्वायर फुट में बना था। 2000 आज 22 दिसंबर की मैं बात करूं तो 1200 रुपया स्क्वायर फुट का शेड बन रहा है। कोई पता नहीं आगे जाके ये गेम किधर जाती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है अगर आज आप कर लेते हो, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं था, अगर तो आपका इन्वेस्टमेंट का इशू है तो फिर तो और बात है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है तो फिर आज ही आपको शेड बना लेना चाहिए, ये कल आपके काम आएगा। ये होगी 3 बातें। चौथे नंबर पे उनको ये कहा है कि आपने जो भी गाय मार्केट से लेके आनी है, आप क्रॉस का जानवर लेकर आए। क्रॉस का जानवर ऐसा लेकर आए जो 4-4.5 लाख में आपको मिल जाए, आपकी फार्म की जो एवरेज है वो 18 से 20 लीटर बन जाए, और फिर उनमें आप अच्छी क्वालिटी का सीमन रखें और सीमन रख के अपना मामला आगे चला लें। शेड कितना बनाना है? अगर मैंने कहा जी आपने 50 जानवर डालने हैं तो आपको 100 जानवरों का शेड बनाना चाहिए। मार्केट से जब आप 50 जानवर लेके आते हो तो साथ में कम और बेश 25 से 30 उनकी बच्चियां भी होंगी जो आप अपने साथ लेकर आएंगे। तो उसी शेड में 100 जानवरों वाले शेड में आपकी गायें भी आ जाएंगी और आपकी बच्चियां भी आ जाएंगी। ठीक 8 से 9 महीने बाद आपको दोबारा गायें बीच में ऐड करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आज आपने जो 50 गायें डाली हैं, ये 8 महीने बाद इनका दूध जब कम होने लगेगा, इनमें से कई सारी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो फिर आपको दूध की पैदावार को सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए दोबारा से कोई 30 गायें डालनी पड़ेंगी। तब ये 30 गायें इसी 100 वाले शेड में आएंगी, और जो बच्चे आपने पहले शेड में रखे हुए थे अब उनका अलग शेड बनाएंगे, बच्चों का शेड। फिर 8 महीने के बाद आप मजीद एनिमल्स जो है 25 से 30 डालेंगे, तो 3 दफा आपको जानवर डालने पड़ेंगे। 3 दफा जानवर डालने के बाद जब चौथी दफा आएगी तो तब आपकी बच्चियां इस काबिल हो चुकी होंगी जो बच्चा दे के मिल्किंग का हिस्सा बननी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपका सर्कल चलता रहेगा। तो ये तो होगी चौथी बात। 5वें नंबर पे उनको ये बताया कि आपको भैंसों का दूध जो है 20% दूध भैंसों का और 80% दूध गायों का, ये आप मिक्स करके मार्केट में डायरेक्ट जाएं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में क्या डेयरी फार्मिंग में मुनाफा है, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि डेयरी फार्मिंग जैसा कारोबार आज भी कोई नहीं है। ये मैं बड़े आपको ना वसूख से कह रहा हूँ। देखिए ना जी, फार्मर बेशक रोता है जितना मर्जी रोता जाए, हम हमारी आदत है ना शुक्री करने की। आप ये देखें ना, जिस बंदे ने आज से 4 साल पहले 3 लाख का जानवर लिया था, आज वो अपने फार्म पे 7 लाख का जानवर बेच रहा है। जिस बंदे ने 400 का शेड बनाया था, आज उसके फार्म पे शेड का लोहे की कीमत किधर चले गई है। तो डेयरी फार्मिंग ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी है। मेरे दोस्त ने 2016 में वैगनआर ली थी, किस्तों पे ली थी, तो किस्तें डालने के बाद मैंने हिसाब लगाया था 11,84,000 की उसने ली थी, और किस्तें डालने के बाद उसको 15 लाख और समथिंग में पड़ रही थी। 5 साल की किस्तें थी। आज बताएं वैगनआर की कीमत क्या है। तो ये चीजें जैसे गाड़ी अप्रिसिएट होती है ना, तो मैंने ये देखा है कि डेयरी सेक्टर हर साल अप्रिसिएट होता है। आज जो जानवर आप ले रहे हो, अगले साल उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है। इसी तरह जैसे आज 9.25 लाख की गाय हो चुकी है, हमने कितनी की ली थी? 3-3 लाख की ली थी। तो फार्म पे खड़े सारे जानवर जो हैं उनके रेट बढ़ गए मार्केट के हिसाब से, तो कीमतें अप्रिसिएट होगी, कीमतें बढ़ गई। तो इस हवाले से मसला किधर है? फार्मर रोता क्यों है? वो फार्मर रोते हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन पे काम करते हैं, मार्केटिंग पे काम नहीं करते। वो लोग जो प्रोडक्शन मतलब के जानवर से दूध भी ले रहे हैं, गबड़े भी करा रहे हैं, ये तो सारी करते हैं, लेकिन दूध की जो आगे मार्केट है उस पर चंद दाने काम करते हैं। 90% फार्मर वहां पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आपने 120 रुपए का फी लीटर दूध पैदा करके मार्केट में 110 का बेचना है, तो डेफिनेटली आप कितनी देर ये कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास दूध का पॉइंट है, आप लोगों के घरों में दूध दे सकते हो, आप मार्केटिंग पे काम करें, एक अलग टीम खड़ी कर दें। आप देखें ना जी, आप सब जानते हैं आपके गली मोहल्लों में दूध बेचने वाले पॉइंट्स तो हैं, हमारे पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो बंदे जो दूध बेच रहे हैं, तो वो एक आसान काम है। दूध पैदा करना एक मुश्किल काम है। फार्मर मुश्किल काम कर लेता है लेकिन आसान काम की तरफ नहीं आता। तो मेरा ख्वाहिश है कि आप लोग इस आसान काम की तरफ भी आए, तो फिर देखिएगा दूध में भी बच रहे होंगे, जानवरों की कीमतें भी बढ़ रही होंगी, तो डेयरी जो है एक ज़बरदस्त कारोबार की शक्ल में आपको नजर आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एसबी पे जब 2010-11 में हमारे पास क्रॉस की गायें थी, हमारे फैसलाबाद में एक प्योर डेयरी फार्म था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा,
वो प्योर गायों के साथ 2013-14 में नुकसान कर रहे थे और हम क्रॉस की गायों के साथ थोड़ी एवरेज के साथ हम फायदे में थे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हमारे दूध के अपने स्टोर थे, हमारे दूध के अपने पॉइंट से जहाँ पे दूध सेल होता था, अच्छा रेट मिलता था और हमारे फायदा भी हो रहा था। मेरे घर में जो दूध आता है जी आज से कुछ अर्सा पहले, वो भैंसों और गायों का मिक्स दूध था। 20% दूध भैंसों का था, 80% गायों का था। अब मैं कुछ अरसे से घर में गायों का दूध लेके आ रहा हूँ और आप हैरान होंगे कि जो रिस्पॉन्स मुझे घर से मिला है वो पहले से ज़्यादा पॉजिटिव मिला है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो अब दूध आ रहा है जी उसके ऊपर मलाई भी बेहतर आ रही है, उसका कलर भी बेहतर है, उसका टेस्ट भी बेहतर है। ये वलैती गायों की बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि हमारे घरों में जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं, वो दूध का पैमाना, उनकी छाननी बहुत सख्त है। बहुत आराम से वो दूध को पास नहीं करती। दूध को पास करवाना बड़ा औखा काम है। तो ये आप यकीन करें, आप प्रोडक्शन साइड पे काम करें, रिप्रोडक्शन पे काम करें, मार्केटिंग पे काम करें, तो फिर देखिएगा आपको इस जैसा कारोबार मिलेगा ही नहीं। और फिर मैंने उनको एंड में उन्होंने एक सवाल किया कि अगर मेरे पास कोई गाय 4 लाख की खड़ी है तो साल बाद, 2 साल बाद मार्केट का रेट 6 लाख का हो जाता है, तो क्या सिर्फ जेके डेयरी फार्म पे ही 6 लाख की बिकेगी या मेरे फार्म पे भी 6 लाख की बिकेगी? तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, एक गाय अगर जेके पे 6 लाख की या 7 लाख की बिकती है, अगर वो आपके फार्म पे आ जाती है तो लोग कहेंगे हमें 4 लाख की दे दो। उसकी सिंपल मिसाल ये है कि एक सादा कपड़ा कॉटन का अगर आप मार्केट से लेके आते हो, आके सिलवा के पहन लेते हो सकता है वो आपको 4,000 में पड़ जाए। लेकिन वही कपड़ा सिल के अगर जे डॉट पे किसी ब्रांड पे चले जाता है तो आप 6,000 में, 7,000 में भी ले लेते हो। तो ब्रांड बनने की जरूरत है। ब्रांड कैसे बनेंगे? मैंने उनको बताया कि आप अपना सारा का सारा फार्म जो है उसकी टोटल अपडेट सोशल मीडिया पेजेस बनाएं और उस पर लोगों को दिखाएं कि आप किस कैलिबर का, किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। जब लोग आपकी काम की क्वालिटी देखेंगे तो फिर लोगों का आप पे एतमाद बनेगा। किसी को नहीं पता, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि हम बहुत अच्छा सीमेंट लगाते हैं। वो सारे ही कहते हैं। मंडी में चले जाएं, हर बंदा ये कहता है मैं क्वालिटी का काम करता हूँ। मंडी में चले जाएं, हर बंदा ही कहता है मेरी भैंस का 20 लीटर दूध है, मेरी गाय का 30 लीटर दूध है। लेकिन अगर कोई करके दिखाएगा तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर आप कहते हो कि वाकई मेरी गाय के नीचे 35 लीटर दूध है, तो ऑनलाइन चवाइयाँ दिखाएं आवाम को 3 टाइम की, हर 8-8 घंटे के बाद, लोगों का आप पे एतमाद बनेगा। फिर आप देखिएगा कि जो जेके का रेट है वही आपके फार्म का भी रेट होगा। हमने ये करके भी देखा है। हमने पीछे अपने 2 सेटर्स में चंद जानवर निकाले, हमने वही रेट जो है, जो जेके का रेट था वही लिया है। और इंशाल्लाह वो लोग एंजॉय करेंगे जहाँ पे वो जानवर गए हैं। एक जगह पे तो मैंने फीडबैक ले भी लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, वो बता रहे थे कि आपके जानवरों ने जेके के जानवरों को अच्छी तरह कम्पीट किया है। तो आप भी काम करें, आप मेहनत करें। ये चंद पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अपना प्लान करें कि आपने कैसे चलना आगे। हैप हैजर्ड ना चलें। याद रखिएगा, वो काम जो आप कहते हैं ना कोई नहीं 3 साल बाद कर लेंगे, फिर नहीं होता। आज डायरेक्शन लेके चलें, आज अपना बाकायदा प्लान बना के चलें तो फायदा होगा। अदरवाइज बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा और फिर आप लोगों को जस्टिफाई करते रहेंगे, और जी हमने जब फार्म बनाया था तो ऐसे बनाया था, ये किया था, वो किया था। जस्टिफिकेशन जब आप किसी को देते हो ना, तो फिर वो बंदा समझता है कि ये अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी नालायकी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जस्टिफिकेशन देने से बेहतर है आज प्लान करें। जी उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।